लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस इन अ नटशेल हुकूमत की कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही, एक्सेप्ट दैट के इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, इन्फ्लेशन में कमी आ गई, रेमिटेंसेज आपकी बढ़ गई, बट दीज आर नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी इकोनॉमी कि जहाँ से कहा जा सके कि जी आपने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो पिछला एक साल जो इकोनॉमिक सर्वे हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है बताती है कि आपने बहुत से अहदाफ को मिस किया है। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? वरीदा, मैं तो ये कहूंगा कि अहदाफ अगर सिंपल हाइलाइट्स भी अगर हम देख लें इकोनॉमिक सर्वे की, तो बहुत सारे अहदाफ आपको ना सिर्फ अचीव होते हुए बल्कि आउट परफॉर्म होते हुए नजर आएंगे, एक्सेप्ट अ फ्यू डेफिनेटली। तो उसमें मैं जैसे मिसाल देता हूँ, एक आम आदमी को सबसे ज्यादा जो एक फैक्टर इम्पैक्ट करता है वो महंगाई की शरह। और महंगाई की शरह अगर आप स्टेट बैंक की प्रोजेक्शंस देखें जो शुरू में की थी 2024 जून में, या फिर लास्ट जो सर्वे अनाउंस हो रहा था उस वक्त की गई थी, तो महंगाई की शरह जो है प्रोजेक्ट की गई थी वो तकरीबन कोई 9 से 11% के दरमियान थी, और हमने जो एक्चुअली अचीव किया है वो 5% से भी नीचे है। और इसके अंदर गरीदा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसमें पॉलिसी इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, इसमें जो है ग्लोबल जो प्राइम का भी रोल है, और साथ 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 आपके यहाँ जो करेंसी की स्टेबिलिटी है उसका भी बड़ा रोल है। और मैं एक और चीज आपसे ये कहूंगा कि इसमें ना सिर्फ ये कि महंगाई की शरह को आउट परफॉर्म किया है, जो टारगेट था उससे आधे से भी कम जो है वो शरह आई है। इसमें एक नंबर ऐसा है जो कि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट हिस्टोरिक लो पर है, और वो भी रमजान के महीने की शरह, तो शरह महंगाई की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि रमजान के महीने में आपको पता है शरह महंगाई होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो एक्चुअली जो रिकॉर्ड नंबर आया मार्च के महीने का 0.3% इन्फ्लेशन, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब तक डेटा अवेलेबल है मैंने एटलीस्ट नहीं देखा है कि 0.3% से नीचे ऊपर इन्फ्लेशन हुई हो, यानी कि इससे नीचे इन्फ्लेशन हुई हो, ये रिकॉर्ड लो था। इसके साथ रेमिटेंस को आप बात करेंगे कि रेमिटेंस जो है ये यूजुअल नंबर है, ये यूजुअल नहीं है। देखिए रेमिटेंस का इस मर्तबा रिकॉर्ड इंक्रीज इसलिए है कि पिछले 2 सालों में हम ये बात करते आए कि जी यहाँ पे जो है रेमिटेंसेस नहीं आएंगी और कोई नहीं भेजेगा और प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली रेमिटेंसेस में 2 सालों में $10 बिलियन का इजाफा है, और इस साल हम 38 बिलियन क्लोज करेंगे, और अगले साल का $40 बिलियन का जो है तकरीबन टारगेट है। बट दैट इज खुरम शहजाद साहब, दैट इज नॉट अ दुनिया भर में सस्टेनेबल सॉल्यूशन। आप सिर्फ रेमिटेंसेस की बुनियाद पे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते। इंडस्ट्री की ग्रोथ जितना आपका हदफ था वो हदफ अचीव नहीं किया हुकूमत ने। ज़राअत का बहुत बुरा हाल रहा, तमाम मेजर क्रॉप्स आपकी 13.5% से कम रही हैं, डाउन ग्रेड हुई हैं वो उससे। तो ये तो बैकबोन है ना आपकी इकोनॉमी की। तो इसको एड्रेस करने के लिए अब आपकी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए प्लान्स क्या है? बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए ये जो इंडस्ट्री 3 हिस्से होते हैं जीडीपी के, या मईशत के 3 बड़े सेक्टर्स होते हैं। एक होता है इंडस्ट्रीज, एक एग्रीकल्चर होता है, और फिर सर्विसेज होती है। सर्विसेज में आपने देखा है तकरीबन 2.9% की ग्रोथ जो है वो आई है। इंडस्ट्री में लेकिन अगेन जो आपके लार्ज टारगेट से स्केल कम है। मैन्युफैक्चरिंग है खरीदा, हाँ जी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेसिकली उसमें डिक्लाइन नजर आया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पूरी इंडस्ट्री में डिक्लाइन नहीं है, कंस्ट्रक्शन में इजाफा है, उसके अलावा बहुत सारे और एरियाज हैं उसमें इजाफा किया गया है, देखा गया है इसमें। तो देखिए बात सिर्फ ये नहीं है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन है तो वो अक्रॉस द बोर्ड होगा। बिल्कुल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिक्लाइन होता है तो इंडस्ट्री के अंदर उसका काफी ज्यादा वेट है। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन से लेकर और दूसरे जो है असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के जो सेक्टर्स हैं उनमें बेहतरी नजर आई है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर की आपने बिल्कुल सही कहा, जो मेजर क्रॉप्स है उसमें डिक्लाइन है। उसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि कोई लैकलस्टर जो है वो पॉलिसी इनिशिएटिव ऐसे थे या कोई प्रॉब्लम थी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी एग्रीकल्चर में कि रेनफॉल्स नहीं हुई या लेट हुई बहुत ज्यादा, और एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है आपको पता है रेनफॉल्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी फसल की टाइमली जो है वो प्रोडक्शन के लिए। तो एक उसका बड़ा इश्यू था। अब आप कह रही क्या करने जा रहे हैं? देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि हमें एग्रीकल्चर में खासतौर पे पूरी वैल्यू चेन क्रिएट करनी है, उस पर काम हो रहा है। उसके अंदर फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी, उसके अंदर कोल्ड स्टोरेज से लेकर मैं ये कहता हूँ फार्म टू फोर्क हम बिल्ड कर रहे हैं। फार्म टू फोर्क से मुराद ये है कि जहां से कोई चीज उगती है और वो आपके टेबल तक जाती है, तो ये एक पूरी वैल्यू चेन है। इसके अंदर फाइनेंसिंग भी इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर फार्मर्स की अपलिफ्टिंग भी इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ यील्ड इंप्रूवमेंट, इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ये पूरी सप्लाई चेन है, पूरा जो है इस पे काम हो रहा है। आप देखेंगी ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली आपको इसके असरात नजर